नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूपी बीसीएस और आरओ आरओ से रिलेटेड टेस्ट सीरीज चाल कर रहे हैं और यह टेस्ट सीरीज जो है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड है। ओके, और इस टेस्ट सीरीज में आने वाले यूपी बीसीएस और आरओ आरओ एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ओके, और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जो कि टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भ्रंतोस पर्वत का निर्माण तब होता है जब दो विवर्तकनी प्लेट विपरीत दिशा में गतिशील होती है। दूसरा कथन है, ब्लैक फॉरेस्ट और वासजेस भ्रंतोस पर्वत के उदाहरण हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। भ्रंतोस पर्वत या ब्लॉक पर्वत का निर्माण पृथ्वी के ऊपरी सतहों के भ्रंश के द्वारा भूभाग के ऊपर उठने से हुआ है। ओके, ऊपर उठे भाग को हर्ष अथवा नीचे धसे भाग को द्रोणिका भ्रंश कहा जाता है। ओके, फ्रांस का वासजेस, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट, भारत का विंध्यन और सतपुरा पहाड़ी जो है वो भ्रंश पर्वत के उदाहरण है। तो इस प्रकार इसमें जो कथन एक है और दो है वो सही हो जाएगा। तो इसमें एक और दो दोनों सही है, तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। जब आप हिमालय में यात्रा करते हैं तो आप निम्नलिखित को देखेंगे। पहला है गहरे गार्ज, दूसरा है यू टर्न नदी मार्ग, तीसरा है समानांतर पर्वत श्रृंखला और चौथा है खड़ी ढाल और भूस्खलन। उपरोक्त में से कौन सा हिमालय के युवा पर्वत होने के साक्ष्य कहे जा सकते हैं? ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी है एक दो और चार, ऑप्शन सी है केवल तीन और चार, और ऑप्शन डी है एक दो तीन और चार। गहरे गार्ज, यू टर्न नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रृंखला और खड़ी ढाल और भूस्खलन जो है वो हिमालय के युवा पर्वत के साक्ष्य हैं। तो इस प्रकार इसमें एक, दो, तीन और चार इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस कारण से भिन्न भिन्न मौसम में दिन और रात के समय की अवधि में भिन्नता होती है? ऑप्शन है पृथ्वी की अपनी ध्रुव पर घूमना, ऑप्शन बी है पृथ्वी द्वारा वृत्ताकार कक्षा में सूर्य का परिक्रमा, ऑप्शन सी है स्थानों की अक्षांशीय स्थिति, और ऑप्शन डी है पृथ्वी की झुकी हुई धुरी पर परिक्रमा। यदि पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई ना होती तो दिन रात बराबर ना होते। ओके, इसी प्रकार यदि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा ना करती तो एक गोलार्ध में दिन सदा ही बड़े और रातें छोटी, जबकि दूसरे गोलार्ध में रातें बड़ी और दिन छोटी होती। तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, पृथ्वी की झुकी हुई धुरी पर परिक्रमा जो है वो दिन और रात के समय की अवधि में भिन्नता होती है। तो ओके, तो इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। तटीय क्षेत्रों की तुलना में महाद्वीपों के भीतरी इलाकों में वार्षिक तापमान अधिक होता है, क्या कारण है? पहला है जल और स्थल के बीच तापमान का अंतर, और दूसरा कथन है महाद्वीपीय और महासागरों के बीच ऊंचाई में भिन्नता, ऑप्शन, और तीसरा कथन है आंतरिक क्षेत्र में तेज हवा की उपस्थिति, और चौथा कथन है भीतरी इलाकों में तटों की तुलना में भारी बारिश। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग उपयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल एक और दो, ऑप्शन सी है दो और तीन, और ऑप्शन डी है एक दो तीन और चार। महासागरों की तुलना में महाद्वीपी तेजी से गर्म होते हैं। ओके, और तेजी से ठंडा भी होते हैं। यही कारण है कि महासागरों का तापमान मध्यम है। ओके, जबकि महाद्वीप का अधिक होता है। तो इस प्रकार इसमें जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और महाद्वीपों और महासागरों के बीच ऊंचाई में भिन्नता, आंतरिक क्षेत्र में तेज हवाओं की उपस्थिति और भीतरी इलाकों में तटों की तुलना में भारी बारिश की तापांतर में कोई भूमिका नहीं होती है। ओके, तो इस प्रकार जो कथन दो और तीन और चार है वो तापांतर में इनकी कोई भूमिका नहीं होती है। ओके, तो इसमें केवल एक सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से द्वीपों को 10 डिग्री चैनल द्वारा एक दूसरे से अलग किया जाता है? ऑप्शन है निकोबार और सुमात्रा, ऑप्शन बी है अंडमान और निकोबार, ऑप्शन सी है मालदीव और लक्षद्वीप, और ऑप्शन डी है सुमात्रा की और जावा।
10 डिग्री जल संधि जो है वो भारत के अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में छोटे अंडमान द्वीप को कार निकोबार से अलग करने वाली जल संधि है। तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 10 डिग्री चैनल के द्वारा अंडमान और निकोबार एक दूसरे को अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे नजदीक है? ऑप्शन ए मलक्का जल डमरू मध्य, ऑप्शन बी है बैरिंग स्ट्रेट, ऑप्शन सी है फिलरोडो जल डमरू मध्य और ऑप्शन डी जिब्राल्टर जल डमरू मध्य। जो बैरिंग स्ट्रेट है वो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे नजदीक है। तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल नीनो और ला नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि एल नीनो ला नीनो से कैसे अलग है। पहला है ला नीनो की विशेषता, विषुवतीय हिंद महासागर में असमान रूप से ठंड महासागरीय तापमान है, जबकि एल नीनो जो है वो विषुवतीय प्रशांत महासागर में असमान रूप से गर्म महासागरीय तापमान को दर्शाता है। और दूसरा कथन है अल नीनो का भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव है, लेकिन ला नीनो का मानसून जलवायु पर कोई प्रभाव नहीं है। ओके, ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। एल नीनो प्रशांत महासागर के भूमध्य क्षेत्र की उस समुद्री घटना का नाम है जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित इक्वाडोर और पेरू देश के तटीय समुद्री जल में कुछ सालों के अंतराल पर घटित होती है। ओके, यह समुद्र में होने वाली उथल पुथल है और इससे समुद्र के सतही जल का तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है। ओके, तो इसका जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, लानीनो जो है वो मानसून का रुख तय करने वाली समुद्री घटना है। यह घटना समानता अल नीनो के बाद होती है। ओके, उल्लेखनीय है कि अल नीनो में समुद्र की सतह का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है, जबकि लानीनो में समुद्र की सतह का तापमान बहुत कम हो जाता है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी गलत हो जाएगा। तो इसमें एक और दो दोनों गलत है, तो डी द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कारण है कि पछुआ पौने उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में अधिक मजबूत और अस्थायी हैं? पहला है उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में कम भूभाग है और दूसरा कथन है उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में कोरियालिस बल अधिक होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। पछुआ पौने उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में अधिक मजबूत और अस्थायी इसलिए है कि उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में कम भूभाग होता है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। ओके, और दोनों गोलार्धों में जो है वो कोरियालिस बल जो है वो समान होता है, ना कि उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में कोरियालिस बल अधिक होता है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल एक सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयनोस्फीयर नामक पृथ्वी के वायुमंडल में एक परत पृथ्वी पर रेडियो संचार की सुविधा प्रदान करती है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है ओजोन की उपस्थिति पृथ्वी पर रेडियो तरंगों के परावर्तन का कारण बनती है और दूसरा कथन है रेडियो तरंगों की तरंगदैर्घ्य बहुत अधिक होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है। ओके, जिसमें ओजोन गैस की सघनता अपेक्षाकृत अधिक होती है। यह परत जो है वो सूर्य के उच्च आवृत्ति के परावैंगनी प्रकाश की 93 से 99% मात्रा अवशोषित कर लेती है। ओके, ओजोन की उपस्थिति जो है वो पृथ्वी पर रेडियो तरंग के परावर्तन का कारण नहीं बनती है। ओके, तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, रेडियो तरंगों की तरंगदैर्घ्य जो है वो बहुत अधिक होती है और तो इस प्रकार जो कथन दो है वो सही हो जाएगा। तो इसमें केवल दो सही है, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म सिंचाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है उर्वरक पोषक तत्व की कमी को कम किया जा सकता है, दूसरा है यह शुष्क भूमि की खेती में सिंचाई का एकमात्र साधन है और तीसरा कथन है खेती के कुछ क्षेत्रों में भूजल स्तर की गिरती दर को रोका जा सकता है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुनें। पहला है ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो और तीन, ऑप्शन सी है केवल दो एक और तीन और ऑप्शन डी है एक दो और तीन।
सूक्ष्म सिंचाई एवं उन्नत सिंचाई प्रणाली है जिसके द्वारा पौधों के जड़ क्षेत्र में विशेष रूप से निर्मित प्लास्टिक पाइप द्वारा कम समय अंतराल पर पानी दिया जाता है। ओके, सूक्ष्म सिंचाई के द्वारा उर्वरक या पोषक तत्वों की कमी को कम किया जा सकता है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और खेती के कुछ क्षेत्रों में भूजल स्थल की गिरती दर को रोका जा सकता है। तो इस प्रकार जो कथन 2 3 है वो भी सही हो जाएगा इसमें। ओके, यह शुष्क भूमि की खेती में सिंचाई का एकमात्र साधन नहीं है बल्कि यह सभी भूमि की खेती में सिंचाई होती है इसके द्वारा। ओके, तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें 1 और 3 सही है, तो सी द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कारण है कि यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को हटा दिया जाता है तो यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की तुलना में तेजी से पुनः उत्पन्न नहीं होता है? ऑप्शन ए वर्षा वन की मिट्टी पोषक तत्वों की कमी है। ऑप्शन बी है वर्षा वन में पेड़ों के प्रसार की खराब व्यवहारिता है। और ऑप्शन सी है वर्षा वन की प्रजातियां धीमी गति से बढ़ रही हैं। और ऑप्शन डी है विदेशी प्रजातियां वर्षा वन की उपजाऊ मिट्टी पर आक्रमण करती हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावन ऐसे वर्षावन होते हैं जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन जलवायु के क्षेत्रों में होते हैं। ओके, जिसमें शुष्क मौसम नहीं होता है। ओके, और इन वनों की मृदा में पोषक तत्व की कमी होती है जिसके कारण उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन तेजी से उत्पन्न नहीं हो पाते हैं। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही है इसमें। ओके, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन किस महासागर से संबंधित है? पहला है यह महासागर पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है, अर्थात इसका क्षेत्रफल सभी महाद्वीपों के कुल क्षेत्रफल से भी बड़ा है। और दूसरा कथन है यह अन्य महासागरों के अपेक्षा अधिक गहरा है। और तीसरा कथन है इस महासागर के एक ओर एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और दूसरी ओर उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी है अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी है आर्कटिक महासागर और ऑप्शन डी है हिंद महासागर। उपरोक्त विशेषताएं जो है वो प्रशांत महासागर की हैं। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह खरीफ के अंतर्गत बोई जाने वाली ऐसी फसल है जो खाद्यान्न और चारा दोनों रूप में प्रयोग होती है। यह फसल 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान में पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी प्रकार से उगाई जाती है। ऊपर दिए गए विवरण किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है जौ, ऑप्शन बी है चना, ऑप्शन सी है सोयाबीन और ऑप्शन डी है मक्का। ऊपर दिए गए विवरण जो है वो मक्का से संबंधित है। तो इस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय की कृषि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है चाय का पौधा उष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में अच्छी तरह उगता है। और दूसरा कथन है चाय की फसल के लिए ह्यूमस और जीवाश्म युक्त मृदा उपयुक्त होती है। और तीसरा कथन है चाय की कोमल पत्ती के विकास में वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछारें सहायक होती हैं। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 3 और ऑप्शन डी 1, 2 और 3। चाय के लिए न्यूनतम वर्षा जो है वो 125 से 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए तथा तापमान जो है वो 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक उपयुक्त होता है। और चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में अच्छी तरह उगता है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और चाय की फसल के लिए ह्यूमस और जीवाश्म युक्त मृदा उपयुक्त होती है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो भी सही हो जाएगा। और चाय की कोमल पत्तियों के विकास में वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछार सहायक होती है। तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें 1, 2, 3 तीनों सही है, तो डी द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबड़ की फसल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? पहला है यह एक भूमध्य रेखीय फसल है। दूसरा कथन है इस फसल के लिए 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों और ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। रबर का उत्पादन भारत में सर्वप्रथम पेरियार तट पर उत्तरी तरवणकोर में हुआ है। सर हेनरी विलियम द्वारा 1876 में पारा यानी ब्राजील से रबड़ की बीज भारत लाई गई थी। ओके, और वार्षिक वर्षा न्यूनतम 200 सेंटीमीटर होनी चाहिए रबर की खेती के लिए, ना कि 50 सेंटीमीटर से कम। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो कथन 2 जो है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके,
और यह एक भूमध्य रेखीय फसल है। रबड़ की फसल जो है वो एक भूमध्य रेखीय फसल है, तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। तो इसमें कौन सा असत्य है वो ज्ञात करना, तो जो बी है वो असत्य है, तो इसमें जो दो है वो असत्य है, तो इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विषय में सत्य है। पहला कथन है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं जलवाहक को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती हैं। दूसरा कथन है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए जल आपूर्ति करती हैं। और तीसरा कथन है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण भूमि निम्नीकरण की समस्या बढ़ जाती है। कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें कीजिए। पहला है केवल एक और दो, ऑप्शन बी है केवल दो और तीन, ऑप्शन सी है केवल दो, और ऑप्शन डी है एक, दो और तीन। बहुउद्देशीय परियोजना जलवाहक को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती है, तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और बहुउद्देशीय परियोजना घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए जल आपूर्ति करती है, तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा इसमें। ओके, और बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण भूमि निम्नीकरण की समस्या बढ़ती है, तो इस प्रकार जो कथन तीन है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें एक, दो, तीन तीनों सही है, तो डी द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन खनिजों को समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है। पहला है नमक, दूसरा है मैग्नीशियम, तीसरा आभ्रक और चौथा है ब्रोमाइन। निम्नलिखित कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी है केवल एक, दो और तीन, ऑप्शन सी है केवल एक, दो और चार, और ऑप्शन डी है केवल एक और चार। समुद्री जल से निम्नलिखित तत्व प्राप्त होते हैं। पहला है नमक, दूसरा है मैग्नीशियम, तीसरा है ब्रोमाइल। ओके, अभ्रक जो है वो समुद्री जल से प्राप्त नहीं होता है, तो इस प्रकार इसमें जो कथन तीन है वो गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार इसमें एक, दो और चार इज द राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरी घास के मैदान के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ये घास के मैदान पश्चिम में रॉकी पर्वत एवं पूरब में ग्रेट लेक से घिरी हुई हैं। और दूसरा कथन है, पेरी घास का मैदान अमेरिका के मूल निवासी रेड इंडियन का निवास स्थल है। और तीसरा कथन है, अमेरिकी भैंस या बाइसन इस प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण पशु है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी केवल दो और तीन, ऑप्शन सी है केवल तीन, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। पेरियार घास के मैदान शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। ये संपूर्ण उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में विस्तृत है। ओके, ये घास के मैदान पश्चिम में राकी पर्वत और पूरब में ग्रेट लेक से घिरे हुए हैं, तो इस प्रकार इसमें जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। ओके, और पेरियार घास का मैदान अमेरिका के मूल निवासी रेड इंडियन का निवास स्थल है, तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा। और अमेरिकी भैंस या बाइसन इस प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण पशु है, तो इस प्रकार जो कथन तीन है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें एक, दो, तीन तीनों सही है, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन नदियों के अपवाह तंत्र का संबंध पेरी घास के मैदान से है। पहला है मिसिसिपी नदी, दूसरा है स्केचवन नदी, तीसरा है हडसन नदी, और चौथा है सेंट लॉरेंस नदी। ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी है केवल दो, एक, दो और तीन, ऑप्शन सी है केवल तीन और चार, और ऑप्शन डी है केवल एक, तीन और चार। मिसिसिपी नदी और स्केचवन नदी जो है वो पेरी घास के मैदान के अपवाह तंत्र से संबंधित है, तो इस प्रकार इसमें एक और दो इज द राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, उच्चतर कुल साक्षरता दर्शाने वाले राज्यों में पुरुष और स्त्री साक्षरता के बीच कम अंतर पाया गया है। और दूसरा कथन है, शैक्षणिक उपलब्धता के अतिरिक्त आर्थिक विकास भी मानव विकास सूचकांक पर सार्थक प्रभाव डालता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। उच्चतर कुल साक्षरता दर दर्शाने वाले राज्यों में पुरुष और स्त्री साक्षरता के बीच कम अंतर पाया जाता है। ओके, तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और शैक्षणिक उपलब्धियों के अतिरिक्त आर्थिक विकास भी मानव विकास सूचकांक पर सार्थक प्रभाव डालता है। ओके, और आर्थिक दृष्टि से विकसित महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पंजाब एवं हरियाणा जैसे राज्यों में मानव विकास सूचकांक का मूल्य असम, बिहार, मध्य प्रदेश इत्यादि राज्यों की तुलना में उच्च है, तो इसका जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा, तो इसमें एक और दो दोनों सही है, तो सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मानव विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है मानव विकास शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तथा सशक्तिकरण के अवसरों में वृद्धि की प्रक्रिया है। दूसरा है प्रागामी लोकतांत्रिकरण और बढ़ते लोक सशक्ति मानव विकास की न्यूनतम दशाएं हैं। और तीसरा कथन है वर्तमान विकास सामाजिक अन्याय, प्रादेशिक असंतुलन और पर्यावरण निम्नीकरण के मुद्दे के साथ स्वयं को जोड़ नहीं पाया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी है केवल दो और तीन, ऑप्शन सी है केवल एक और ऑप्शन डी है एक, दो और तीन। मानव विकास स्वास्थ्य, भौतिक, पर्यावरण से लेकर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता तक सभी प्रकार के मानव विकल्पों को सम्मिलित करते हुए लोगों के विकल्पों में विस्तार और उनके शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और सशक्तिकरण के अवसरों में वृद्धि की प्रक्रिया है। ओके, तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, प्रागामी लोकतांत्रिकरण और बढ़ता लोक सशक्तिकरण मानव विकास की न्यूनतम दशा है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा। ओके, वर्तमान विकास सामाजिक अन्याय, प्रादेशिक असंतुलन और पर्यावरणीय निम्नीकरण के मुद्दे के साथ स्वयं को जोड़ नहीं पाया है। तो इस प्रकार जो कथन तीन है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें एक, दो, तीन तीनों सही है, तो डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है महासागरीय जल में गतिशीलता केवल बाह्य बल के प्रभाव से उत्पन्न होती है। दूसरा कथन है महासागरीय जल में क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की गतियां होती हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। महासागरीय जल स्थिर न होकर गतिमान है, इसलिए भौतिक विशेषताएं तथा बाह्य बल अपने प्रभाव से महासागर जल को गति प्रदान करते हैं। ओके, तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। महासागरीय जल में गतिशीलता केवल बाह्य बल के प्रभाव से उत्पन्न नहीं होती है, बल्कि भौतिक विशेषताएं जैसे तापमान, खारापन और घनत्व भी शामिल होते हैं इसमें। ओके, तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। महासागरीय जल में क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की गतियां होती हैं। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, तो इसमें केवल दो सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सॉरी, बी इज द राइट आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महासागरीय जलधाराओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है निम्न व मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में ठंडी जलधाराएं महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर बहती हैं। और दूसरा कथन है उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांशीय क्षेत्र में ठंडी जलधाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तट पर बहती हैं। और तीसरा कथन है निम्न व मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में गर्म जलधाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तट पर बहती हैं। ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और तीन, और ऑप्शन डी है एक, दो और तीन। महासागरीय जलधाराओं को तापमान के आधार पर गर्म व ठंडी जलधाराओं में वर्गीकृत किया जाता है। ओके, ठंडी जलधाराएं जो है वो ठंड जल गर्म जल क्षेत्र में लाती हैं। ये महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर बहती हैं। ऐसा दोनों गोलार्धों में निम्न व मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में होता है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और गर्म जलधाराएं जो है वो गर्म जल को ठंडे जल क्षेत्र में पहुंचाती हैं और ये महाद्वीपों के पूर्वी तट पर बहती हैं। ओके, ऐसा दोनों गोलार्धों में निम्न व मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में होता है। तो इस प्रकार जो कथन तीन है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांशीय क्षेत्र में ठंडी जलधाराएं महाद्वीपों की पूर्वी तट पर बहती हैं। तो इस प्रकार जो कथन तीन दो है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें एक, दो, तीन तीनों सही है, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कीजिए। पहला है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैव विविधता ध्रुवीय क्षेत्रों से अधिक होती है। और दूसरा कथन है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर जाने पर जीवधारियों की संख्या घटती जाती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। पृथ्वी पर जैव विविधता एक जैसी नहीं है। जैव विविधता उष्णकटिबंधीय प्रदेश में अधिक होती है। ओके, तो इसका जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और उष्णकटिबंधीय में ध्रुवीय क्षेत्र की ओर जाने पर जीवधारियों की संख्या बढ़ती जाती है, ना कि घटती जाती है। तो इसका जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल एक सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्रो वनस्पतियों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक आवश्यक है? पहला है लवणीय दलदल, दूसरा है ज्वारीय सांकरी खाड़ी, तीसरा है 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक की औसत वार्षिक वर्षा, और तीसरा है पंख मैदान। ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी है केवल एक, दो और तीन, ऑप्शन सी है केवल दो, तीन और चार, और ऑप्शन डी है केवल एक, दो और चार।
माइक्रो वनस्पति के विकास के लिए निम्नलिखित कारक आवश्यक है। लवड़ी दलदल, ज्वारी, सांकरी खाड़ी और पंख मैदान, ये तीनों जो है वो माइक्रो वनस्पति के विकास के लिए आवश्यक है। तो इस प्रकार इसमें 1, 2 और 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मृदा अपरदन के दुष्प्रभाव हैं? पहला है नदियों के जल प्रवाह क्षमता में कमी, दूसरा है नदी घाटियों के आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ आना और तीसरा है मृदा की उर्वरता में कमी। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी है 1 और 3 और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। ये ए कर लो, ये बी, ये सी और ये डी। ओके, मृदा अपरदन के दुष्प्रभाव जो है वो ये तीनों जो कथन है वो मृदा अपरदन के दुष्प्रभाव हैं। तो इस प्रकार इसमें 1, 2 और 3 इधर राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के संदर्भ में विचार कीजिए। पहला है इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है और दूसरा कथन है ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों और ऑप्शन डी है ना तो 1 और ना ही 2। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, भारत में ये वन बहुलता में पाए जाते हैं। ओके, और इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। तो इसका जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। ओके, और ये वन जो है वो 70 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, ना कि 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल एक सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? और पहला है ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। दूसरा कथन है इस प्रकार के वन देश के उत्तरी पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं और तीसरा कथन है इन वनों के पौधे लगभग पूरे वर्ष प्राणहरित रहते हैं। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3 और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, ये वन जो है वो दक्षिण पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो इस पर जो कथन 2 है वो सही हो जाएगा। ओके, और ये वन जो है वो 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इसका जो कथन 1 है वो भी सही हो जाएगा। ओके, इन वन के पौधे लगभग पूरे वर्ष प्राण हरित रहते हैं। तो इसका जो कथन 3 है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें 1, 2 और 3 तीनों सही है, तो डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत क्षेत्र में नीचे से ऊपर की ओर जाने पर पाई जाने वाली वनस्पतियों का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए पर्णपाती वन, आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन, शीतोष्ण कटिबंधीय घास, लाइकेन। ऑप्शन बी है पर्णपाती वन, आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन, लाइकेन, शीतोष्ण कटिबंधीय वन। ऑप्शन सी आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन, पर्णपाती वन, लाइकेन, शीतोष्ण कटिबंधीय घास और ऑप्शन डी है आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन और पर्णपाती वन, शीतोष्ण कटिबंधीय घास और लाइकेन। हिमालय पर्वत क्षेत्र में नीचे से ऊपर की ओर जाने पर जो वनस्पतियां पाई जाती हैं वे हैं पर्णपाती वन, उसके बाद आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन, उसके बाद शीतोष्ण कटिबंधीय घास और उसके सबसे लास्ट में सबसे ऊपर लाइकेन पाए जाते हैं। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है शीत ऋतु में मेघ विहीन आकाश वाली लंबी रात व शांत वायु व्युत्क्रमण के लिए आदर्श स्थिति होती है और दूसरा कथन है पहाड़ों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में अफवाह के कारण व्युत्क्रमण घटित होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों और ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। समानता तापमान जो है वो ऊंचाई के साथ घटता जाता है। ओके, जिसे सामान्य ह्रास दर कहते हैं, पर कई बार स्थिति बदल जाती है और सामान्य ह्रास दर उलट जाती है और इसे तापमान का व्युत्क्रमण कहते हैं। ओके, अक्सर व्युत्क्रमण बहुत थोड़े समय के लिए होता है पर यह काफी समान घटना है। सर्दियों की मेघ विहीन लंबी रात या शांत वायु व्युत्क्रमण के लिए आदर्श दशाएं हैं, न कि शीत ऋतु में। तो इसका जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, और पहाड़ों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में अफवाह के कारण व्युत्क्रमण घटित होते हैं। तो इसका जो कथन 2 है वो सही हो जाएगा। ओके, तो इसमें केवल एक गलत है, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला है वह स्थान जहां ऊर्जा विमुक्त होती है उसे भूकंप उद्गम केंद्र कहते हैं। और दूसरा कथन है भूकंप उद्गम केंद्र पर भूकंपीय तरंगों की सबसे पहले अनुभव किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। वह बिंदु जहां से ऊर्जा उत्सर्जित होती है भूकंप मूल कहलाता है। इसे अब केंद्र भी कहा जाता है। ओके, अभिकेंद्र भूकंप मूल के ठीक ऊपर पृथ्वी तल पर स्थित वह स्थान है जहां सर्वप्रथम भूकंप तरंगों का अनुभव किया जाता है। ओके, तो इस प्रकार इसमें जो दूसरा कथन है वो गलत हो जाएगा, तो इसमें केवल एक सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसिसिपी मिसौरी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इसका डेल्टा पंजाकार होता है, दूसरा है ओहियो इसकी एक सहायक नदी है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। मिसिसिपी नदी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। ओके, इस नदी की लंबाई जो है वो लगभग 3730 किलोमीटर है। यह नदी इतास्का नामक झील से निकलती है और मैक्सिको की खाड़ी में जाकर गिरती है। ओके, जिसका डेल्टा जो है वो पंजाकार होता है और ओहियो इसकी एक सहायक नदी है। तो इस प्रकार जो इसमें एक और दो है जो कथन है वो दोनों सही है, तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणियां उत्तरी अमेरिका में अवस्थित है? पहला है रॉकी पर्वत, दूसरा है हेनरी पर्वत, तीसरा है सियार नेवादा पर्वत। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी है केवल दो और तीन, ऑप्शन सी है केवल एक और तीन, और ऑप्शन डी है एक दो और तीन। उत्तरी अमेरिका की प्रमुख पर्वत श्रेणियां निम्न है। ओके, और वे हैं ब्रुक्स पर्वत श्रेणी, रॉकी पर्वत, वाचसा पर्वत, हेनरी पर्वत, सियार नेवादा पर्वत आदि। ओके, तो इस प्रकार इसमें जो एक दो और तीन जो है ये तीनों जो है वो उत्तरी अमेरिका में अवस्थित पर्वत श्रेणियां हैं, तो इस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेट बेसिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह राकी पर्वत के पश्चिम में अवस्थित है। दूसरा कथन है यह वास्तव में एक पठार है जो कि भ्रंश अवरोधक के रूप में है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। ग्रेट बेसिन पश्चिम में सियरा नेवादा पर्वत एवं पूरब में वसाच पर्वत के मध्य अवस्थित है। ओके, यह वास्तव में एक पठार है जो कि भ्रंश अवरोधक के रूप में है। ओके, तो इस प्रकार इसमें जो कथन दो है वो सही हो जाएगा और कथन जो एक है वो गलत है, तो इसमें केवल दो सही है, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कभी कभी सुर्खियों में रहने वाली सैन जॉर्ज की खाड़ी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए यह अर्जेंटीना के पूरब में अटलांटिक महासागर में अवस्थित है, ऑप्शन बी है यह वाल्डेज प्रायद्वीप के उत्तर में अटलांटिक महासागर में अवस्थित है, ऑप्शन सी है यह दक्षिण अमेरिका एवं अंटार्कटिका को अलग करती है, और ऑप्शन डी है यह दक्षिण चिली प्रशांत महासागर में अवस्थित है। सैन जॉर्ज की खाड़ी जो है वो अर्जेंटीना के पूरब में अटलांटिक महासागर में अवस्थित है, तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेजन नदी घाटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है अमेजन नदी बेसिन पर्वतीय वनों से आच्छादित है जिसका स्थानीय नाम सिलवास है। और दूसरा कथन है मैडीरा अमेजन की सबसे बड़ी सहायक नदी है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। अमेजन नदी बेसिन जो है वो विषुवत रेखीय वनों से आच्छादित है जिसकी स्थानीय नाम सिलवास है, तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा, यह पर्वतीय वनों से नहीं बल्कि विषुवत रेखीय वनों से आच्छादित है। ओके, और मैडीरा जो है वो अमेजन की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो इस प्रकार जो कथन दो है वो सही हो जाएगा, तो इसमें केवल दो सही है, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिब्राल्टर जलसंधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए यह भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को अलग करती है, ऑप्शन बी है यह लाल सागर एवं अदन की खाड़ी को जोड़ती है, ऑप्शन सी है यह अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है, और ऑप्शन डी है यह जलसंधि हिंद महासागर में अवस्थित है। जिब्राल्टर जलसंधि जो है वो अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है, तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा, तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है
स्वेज नहर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह भूमध्य सागर को स्वेज की खाड़ी से जोड़ती है। और दूसरा कथन है, यह नहर अफ्रीका, एशिया और यूरोप के तिराहे पर अवस्थित है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। स्वेज नहर का निर्माण जो है वो सन 1859 में एक फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड ने शुरू किया था। इसको बनाने में व शुरू होने में करीब 10 साल लगे थे। ओके। और यह भूमध्य सागर को स्वेज की खाड़ी से जोड़ती है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। और यह नहर जो है वो अफ्रीका, एशिया और यूरोप के तिराहे पर अवस्थित है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें एक और दो दोनों सही है, तो सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट किलिमंजारो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह एक अपशिष्ट ज्वालामुखी पर्वत है। दूसरा है, यह दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है। तीसरा है, किलिमंजारो की ढाल पर कहवा की खेती होती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी केवल दो और तीन, ऑप्शन सी है केवल एक और तीन, और ऑप्शन डी है एक, दो और तीन। किलिमंजारो जो है अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है, ना कि सबसे ऊंची सर्वोच्च चोटी है। तो इसका जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके। और यह एक अपशिष्ट ज्वालामुखी पर्वत है। ओके। तो इसका जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। और किलिमंजारो की ढाल पर कहवा की खेती की जाती है। तो इसका जो कथन तीन है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें एक और तीन इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका में अवस्थित झील इरी के किनारे अवस्थित प्रमुख नगरों में शामिल है। पहला है मिनेसोटा, दूसरा है डेट्रॉयट, तीसरा है हैमिल्टन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और तीन, और ऑप्शन डी है एक, दो और तीन। इरी झील के किनारे अवस्थित प्रमुख नगर जो है वो है डेट्रॉयट, टोलेडो, क्लीवलैंड, बफेलो। ये चारों जो है वो इरी झील के किनारे अवस्थित प्रमुख नगर हैं। तो इस प्रकार इसमें बी दो है, जो कथन दो है वो सही हो जाएगा। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, नाजका टेक्टोनिक प्लेट का पूरब की ओर खिसकना ज्वालामुखी एंडीज पर्वत श्रृंखला के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। और दूसरा कथन है, दक्षिणी चिली में ज्वालामुखी कैलिबुको 5 दशकों में अधिक समय में पहली बार फटा। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। एंडियन ज्वालामुखी पट्टी अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली, कोलंबिया, इक्वाडोर और पेरू में एंडियन कार्डिलेरा के साथ प्रमुख ज्वालामुखी पट्टी है। ओके। यह नजाकत प्लेट और अटलांटिक प्लेट के परिणाम स्वरूप निर्मित हुई है। ओके। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। और दक्षिण चिली में कैलबुको ज्वालामुखी जो है वो 2015 में लगभग 5 दशक बाद पहली बार फटा है। तो इसका जो कथन दो है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। सबसे अधिक समय में फटा है। तो इस प्रकार एक और दो दोनों सही है, तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीकी एवं यूरेशियन रेगिस्तान बेल्ट के निर्माण का मुख्य कारण क्या हो सकता है? पहला, यह उष्णकटिबंधीय उच्च दबाव कोशिकाओं में स्थित है। दूसरा कथन है, यह गर्म समुद्री धाराओं के प्रभाव में है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। अफ्रीकी और यूरेशियन मरुस्थल पट्टी के गठन के मुख्य कारण उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब शेल्फ के कारण है। ओके। इस पर ठंडी महासागरीय धारा का प्रभाव होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के अतिरिक्त विश्व के अन्य क्षेत्रों में भी रेगिस्तान है। ओके। तो इस प्रकार इसमें जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। यह ठंडी समुद्री धाराओं के प्रभाव में, ना कि गर्म। तो इसका जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल एक सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र की विशिष्ट जलवायु है? ऑप्शन ए पूरे वर्ष वर्षा, ऑप्शन बी केवल सर्दियों में वर्षा होती है, ऑप्शन सी अत्यंत छोटा शुष्क मौसम, और ऑप्शन डी एक निश्चित शुष्क और गीला मौसम। उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र की विशिष्ट जलवायु जो है वो एक निश्चित शुष्क और गीला मौसम है। तो इसका इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? भौगोलिक विशेषता क्षेत्र।
ऑप्शन ए एबिसिनियन पठार अरब, ऑप्शन बी है एटलस पर्वत उत्तर पश्चिम अफ्रीका, ऑप्शन सी है गुआना हाईलैंड्स दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, ऑप्शन डी है ओकांगो बेसिन पैटागोनिया। एबिसिनियन पठार जो है वो इथोपिया में है, ना कि अरब में। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, यह सही सुमेलित नहीं है। ओके, एटलस पर्वत जो है वो उत्तर पश्चिम अफ्रीका में स्थित है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो सही सुमेलित, ऑप्शन बी है जो है वो सही सुमेलित है। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, और गुआना हाईलैंड्स जो है वो दक्षिण अमेरिका में अवस्थित है, ना कि दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में। तो इस प्रकार जो कथन ऑप्शन सी है वो भी गलत हो जाएगा। ओके, तो इसमें केवल बी सही है, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कारकों पर विचार करें। पहला है पृथ्वी का घूमना, दूसरा है हवा का दाब और हवा, और तीसरा है समुद्र के पानी का घनत्व, और चौथा है पृथ्वी की क्रांति। उपरोक्त में से कौन सा कारक समुद्री धाराओं को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी है एक, दो और तीन, ऑप्शन सी है एक और चार, और ऑप्शन डी है दो, तीन और चार। महासागरीय जलधाराओं को प्रभावित करने वाले कारक में निम्नलिखित सम्मिलित है। ओके, पृथ्वी के परिभ्रमण संबंधित कारक, बाह्य सागरीय कारक, महासागरीय संबंधित कारक और सागरीय धाराओं से संबंधित कारक, ये चारों जो है वो समुद्री धाराओं को प्रभावित करने में शामिल है। ओके, तो इस प्रकार इसमें एक, दो और तीन इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, पृथ्वी की क्रांति जो है वो समुद्री धाराओं को प्रभावित करने में शामिल नहीं है। ओके, तो इसमें जो कथन चार है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाओं का मौसमी उल्टाव किसकी विशिष्ट विशेषता है? ऑप्शन ए भूमध्य रेखीय जलवायु, ऑप्शन बी भूमध्य जलवायु, ऑप्शन सी मानसूनी जलवायु, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी जलवायु। हवाओं का मौसमी उल्टाव जो है वो मानसूनी जलवायु की विशिष्ट विशेषता है। तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंटूर मेड़बंदी मृदा संरक्षण की एक विधि है जिसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए रेगिस्तान किनारे तेज हवा की कार्रवाई के लिए उत्तरदायी, ऑप्शन बी निचले समतल मैदान जलधाराओं के निकट बाढ़ के प्रति संवेदनशील, ऑप्शन सी है झाड़ियां खरपतवार के फैलने के लिए उत्तरदायी है, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। समोच्च बांध निर्माण को समोच्च जुताई भी कहा जाता है। यह मृदा संरक्षण हेतु कृषि तकनीकी है जिसके अंतर्गत ढाल युक्त भूमि पर उसके समोच्च रेखाओं पर वृक्ष लगाकर तथा पत्थर को रखकर अवरोध लगाया जाता है। तो इस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कोई नहीं है, ये कंटूर मेड़बंदी से मृदा संरक्षण की एक विधि में। ओके, तो इस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश जिब्राल्टर जलसंधि मध्य द्वारा अलग किया गया है? ऑप्शन ए पुर्तगाल और मोरक्को, ऑप्शन बी अल्जीरिया और स्पेन, ऑप्शन सी मोरक्को और स्पेन, और ऑप्शन डी अल्जीरिया और पुर्तगाल। जिब्राल्टर जलसंधि मध्य के द्वारा मोरक्को और स्पेन को अलग किया गया है। ओके, तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटराइट मिट्टी का निर्माण निम्नलिखित में से किस क्रिया के कारण होता है? पहला ऑप्शन ए लीचिंग, ऑप्शन बी है कटाव, ऑप्शन सी उपजाऊ नदी गाद का जमाव, और ऑप्शन डी है यांत्रिक मौसम। लेटराइट मिट्टी का निर्माण जो है वो लीचिंग क्रिया के कारण होता है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य के नाम को क्रमशः सुमेलित कीजिए। सूची 1, सूची 2। 1907 से 1836 से 1937 से 1877 से। सूची 2 में उत्तर पश्चिम प्रांत, संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध, उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत, केवल संयुक्त प्रांत। 1836 तक उत्तर प्रदेश का नाम जो था वो है उत्तर पश्चिम प्रांत। तो इस प्रकार बी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, और 1877 तक उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत कहा जाता था। तो इस प्रकार जो डी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, और 1907 तक संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध के नाम से उत्तर प्रदेश को जाना जाता था। तो इस प्रकार इसमें ए का 2 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, और 1937 से 21 जनवरी 1950 तक संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। तो इस सी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 2, 1, 4, 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। ऑप्शन ए मछलियां, ऑप्शन बी है धनुष, ऑप्शन सी है तीर, और ऑप्शन डी है मोर।
उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में मोर जो है वो नहीं है, तो इस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस टेस्ट सीरीज से नेक्स्ट 50 क्वेश्चन लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जो कि टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ओके।